कोई बीच में दिखाई दे तो बता देना, पीछे अटक जाते हैं ना। तो आज का टॉपिक है, बताइए क्या लिखा है टॉपिक? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर n परावैद्युत पदार्थों का प्रभाव, है ना। तो डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप लोग भी स्टार्ट कर लो। आज क्या है 8, है ना। तो आप सभी चित्र बनाएं, पहले देख लें। पहले जो डायग्राम बना है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमें n परावैद्युत पदार्थ दिखाने हैं। एम प्लेट, एन प्लेट, और ये है वो समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, खाली जगह है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक बात। यहाँ पर धनावेश धनावेश धनावेश, यहाँ पर ऋणावेश ऋणावेश, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमेशा की तरह हम d ले रहे हैं, ठीक बात। अब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरेंगे अलग अलग परावैद्युतांक वाले। तो देखिए पहली परावैद्युत पट्टिका जिसकी मोटाई है T1 और इसका परावैद्युतांक है K1 और इसके भीतर विद्युत क्षेत्र है E1। मोटाई T1, जल्दी आ जाओ, परावैद्युतांक K1 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ये कौन है भाई साहब, आपने बताया नहीं। चलिए ठीक बात। इसी तरह से एक और परावैद्युत पट्टिका, तो टॉपिक हमने जस्ट शुरू ही किया है। कल जो हेडिंग लिखी थी ना, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर n परावैद्युत पदार्थों का प्रभाव। तो वो n परावैद्युत पदार्थ आप देखेंगे आज। अलग अलग डिजाइन बना देना, है ना। अलग अलग डिजाइन का मतलब ये अलग अलग परावैद्युत पट्टिकाएं। ये परावैद्युत पट्टिका है K2 परावैद्युतांक की और इसके भीतर विद्युत क्षेत्र है E2। एक और बनाते हैं, या एक काम करते हैं, बीच में एक बनाई, दो बनाई, फिर इस तरह से 3 डॉट दिखाना, इस तरह से 3 डॉट दिखाए और ये NV परावैद्युत पट्टिका दिखा दें। ये NV परावैद्युत पट्टिका है जिसकी मोटाई TN, और इसके लिए कुछ अलग डिजाइन दिखा दे, है ना। परावैद्युतांक KN, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EN, मोटाई TN। ये है चित्र। ये जो डॉट 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 दिखाए ना बीच में, ये कंटिन्यूटी के लिए हम दिखाते हैं, कंटिन्यूटी के लिए। हो जाए तो बता देना। तो देखो लेफ्ट साइड में कुछ खाली जगह है, राइट साइड में भी थोड़ी खाली जगह है, और बीच में बहुत सारे परावैद्युत पदार्थों की पट्टिकाएं भरी गई है। देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। क्रम वही रहता है, हम पहले विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, फिर विभवांतर की, और अंत में C का सूत्र आ जाएगा। तो ये चौथा टॉपिक हो गया एक तरह से। पहला टॉपिक जब प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं था, दूसरा पूरे आयतन में परावैद्युत था, तीसरा आंशिक रूप से परावैद्युत था, अब ये चौथा पूरे आयतन में तो नहीं है लेकिन n परावैद्युत पट्टिकाएं दिख रही है। n दिख रही है ना, मतलब दिख रही है मतलब दिमाग की आंखों से 1 2 एंड सो ऑन n, 1 2 3 4 करते हैं ना, एंड सो ऑन n। तो ये बीच में डॉट 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 मतलब बीच में पट्टिकाएं ही पट्टिकाएं हैं अलग अलग, और n कुछ भी हो सकता है, 5 7 10,
n का मान कुछ भी हो सकता है। और ये T1 T2 T3 Tn ये क्या है, ये मोटाइयां हैं। पहली पट्टिका की मोटाई, दूसरी पट्टिका की मोटाई, अंतिम पट्टिका की मोटाई। तो ये तो आपने दिखा दिया होगा। धनात्मक प्लेट सिग्मा प्लस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और ये माइनस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए भाई, बन गया डायग्राम, हो गई पूरी सजावट, वो संपर्कित कर दिया सभी ने। चलिए तो है ना, प्लस भी दिखा देना, प्लेट एम पर प्लस आवेश है। लिखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार लिखना शुरू करें। यहां पर घर पर सभी लिखना शुरू करें। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र की, चित्र में दर्शाए अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य के मध्य K1, K2, 3 डॉट Kn परावैद्युतांक, K1, K2, 3 डॉट Kn परावैद्युतांकों, परावैद्युतांकों की, परावैद्युतांकों की पट्टिकाएं रखी गई है। परावैद्युतांकों की पट्टिकाएं, पट्टिकाएं रखी गई है, जिनकी मोटाइयां क्रमशः, जिनकी मोटाइयां क्रमशः, जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, 3 डॉट Tn है। ये 3 डॉट है ना, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लगाते हैं। T1, T2, 3 डॉट एंड सो ऑन Tn है। दिख रहा है चित्र में, n पट्टिकाएं हैं, है ना, इनके परावैद्युतांक हमें दिख रहे हैं, इनकी मोटाइयां हमें दिख रही हैं। चलिए आगे लिखते हैं। ये हमने बता दिया। अब डेरिवेशन जब शुरू होता है तो आप सभी को पता है, पहले दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, परावैद्युतांकों के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, फिर विभवांतर की बात करेंगे और सी की बात करेंगे। तो ये बताना सबसे पहले शुरू में जरूरी था। अब हम संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बताएंगे, और जब परावैद्युत नहीं था या जहां परावैद्युत नहीं है वहां कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा सबसे पहले, फिर परावैद्युतांकों के अंदर कौन कौन सा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की बात होगी। शुरुआत करते हैं, लाइन चेंज करके लिखिए। यदि संधारित्र की, यदि संधारित्र की m व n प्लेटों पर, यदि संधारित्र की m व n प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा हो तो, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा हो तो दोनों प्लेटों के मध्य, हो तो दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना,
शुरुआत यहां से होती है, ई एक्सटर्नल बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे चरण में आपको भी पता है क्या करेंगे, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्वों को आप कहते हैं कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, चूंकि लगाकर कह सकते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, इसलिए, है ना। तो ये पहला समीकरण। जहां जहां परावैद्युत पदार्थ नहीं है वहां ये विद्युत क्षेत्र होगा, वहां ये विद्युत क्षेत्र होगा। 1 2 3 4 5 छावनी गर्ल्स, आप भी तो छावनी में, फिर स्कूल नहीं जाते आप? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, समीकरण 1 हो गया। अब महत्वपूर्ण काम, जल्दी जल्दी लिखिए समीकरण 1 के बाद। यदि समीकरण 1 के बाद लिखो, आप जो अभी लेट आए हैं, कल वाला हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद में चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद आधा पेज छोड़ना है, और समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो नहीं किया, थोड़ा सा सुन लो भाई, यदि करके लिखेंगे, क्या किया है सुन लो। हाँ भाई पहले देख लो, रजिस्टर भी बाद में खोल लेना, पहले देख लो। एन प्लेट जानते हो आप, संधारित्र को सबको जानते हो। संधारित्र के अंदर क्या है वो देखो, ये एक पट्टिका है, K1 परावैद्युतांक की मोटाई T1 है, ये दूसरी पट्टिका है, K2 परावैद्युतांक की मोटाई T2 है। इसी प्रकार से बीच में और भी पट्टिकाएं होंगी, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना कंटिन्यूटी के लिए, और अंतिम पट्टिका दिखाई है Kn परावैद्युतांक की, जिसकी मोटाई Tn है। हम कहते हैं जब परावैद्युत पट्टिकाएं नहीं थी और M प्लेट पर धनावेश है, N प्लेट पर ऋणावेश है, तो दोनों प्लेटों के बीच खाली जगह जब थी, विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमेशा की तरह। और जब परावैद्युत पट्टिकाएं हैं तो पहली परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र E1, दूसरी परावैद्युत पट्टिका के अंदर E2, इसी तरह से तीसरी, चौथी और Nवी परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र En है। इसकी बात अब हम करेंगे, तो आप लोग, है ना, आधा पेज छोड़कर यदि करके लिखें, है ना। क्या क्रम होता है, पहले E, सबको पता है, पहले E फिर V फिर C। तो समीकरण 1 के नीचे अब लिखेंगे, तो वास्तव में महत्वपूर्ण बात अब शुरू हो रही है, जो E1 E2 E3 En की होगी। लिखिए, यदि परावैद्युत पट्टिकाओं के भीतर, यदि परावैद्युत पट्टिकाओं के भीतर, यदि परावैद्युत पट्टिकाओं के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1, E2, 3 डॉट En हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः समझते हैं ना, पहली पट्टिका में E1, दूसरी में E2, इसी तरह से अंतिम पट्टिका में En हो तो, लिख दिया यहां तक, हो तो लाइन चेंज करके E1 बराबर E एक्सटर्नल अपॉन K1, कहां से आया, परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है, K बराबर लगाया गया विद्युत क्षेत्र बटा परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, परावैद्युत के भीतर होता है। तो इसी से आप सब अच्छे से जानते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, A एक्सटर्नल अपॉन K। तो इस सूत्र को हम n बार काम में लेंगे। पहली पट्टिका के लिए परावैद्युतांक K1 है, विद्युत क्षेत्र E1 है, और इस पट्टिका पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र कौन सा है, दोनों प्लेटों के बीच कौन सा विद्युत क्षेत्र था, सही बात है। तो ये विद्युत क्षेत्र सभी पट्टिकाओं पर लग गया, और पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पहली में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी, चौथी, पांचवी, अंतिम में इतना। तो सही बात है, इसके नीचे लिखना है E2 बराबर E एक्सटर्नल अपॉन K2। फिर इस तरह से ये दिख रहा है आपको कंटिन्यूटी,
E1, E2, E3, E4 और अंतिम के लिए हम क्या लिख रहे हैं? En, यहाँ तथा लगा देना, तथा En बराबर E एक्सटर्नल अपॉन Kn, और इन n समीकरणों के ग्रुप को आपको समीकरण 3 कहना है। n समीकरणों का ग्रुप है ना, सम्मिलित रूप से इनको नाम दे दिया समीकरण 2। तो क्रम याद रखना है, पहले ई की बात यहां समाप्त होती है, पहले ई। तो जो खाली जगह है वो यहां पर ये दिख रही है, ये खाली जगह, ये भी खाली जगह। समीकरण 2 हो जाए तो बताना, समीकरण 2 E1, E2, E3, E4 और ये 3 डॉट क्या बता रहे हैं? कंटिन्यूटी को, है ना। जैसे खाली जगह यहाँ पर दिखाई नहीं, वास्तव में खाली नहीं है, यहाँ पर पट्टिकाएं होंगी। हो सकता है n का मान 5 है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 पट्टिकाएं होंगी। अगर n का मान 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पट्टिकाएं होंगी। तो इस तरह से हम सारी पट्टिकाएं नहीं दिखाते। ओके, कोई मुझे बताइए चित्र में देखकर, ये एक एरो लगाया मैंने, ये भी लगाया है, ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह प्लस इस खाली जगह की कुल मोटाई कितनी है? मान लो यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x1 प्लस x2 कितना होगा इनके पदों में? टोटल d दिख रहा है, बीच में t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन tn। तो बची हुई खाली जगह कितनी है? t1 प्लस t2 अंत में tn। तो ये जो बिग ब्रैकेट है ये क्या है? खाली जगह, जिसमें या तो निर्वात है या वायु है, सही बात। और इस खाली जगह में कौन सा विद्युत क्षेत्र है? सही बात। तो जब हम विभवांतर निकालते हैं तो विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में है उस दूरी से गुणा करते हैं, विभवांतर आता है। तो यहाँ विभवांतर बड़े टुकड़ों में आएगा। एक तो इस दूरी में विद्युत क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। इस दूरी में विद्युत क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। इस दूरी में ये वाला, इस दूरी में ये वाला। इस तरह से कितनी दूरियां हो गई? n दूरियां तो ये है और एक ये है खाली जगह वाली, ठीक है। तो E की बात हो गई। खाली जगह में विद्युत क्षेत्र आप सब जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q अपॉन A, ये रहा। अब ये जो परावैद्युत पट्टिकाएं हैं इनके भीतर विद्युत क्षेत्र लिखे हुए हैं। E की बात समाप्त। ये दूरी वाली बात सही है, खाली जगह इतनी है, पूरी जगह उसमें से परावैद्युत में कितनी जगह घेरी हुई हो हटा दिया, खाली जगह आ गई। चलिए तो लिखिए समीकरण 2 के नीचे, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, विभवांतर V हो तो, अब देखिए हम V कैसे लिखेंगे। लिखिए लाइन चेंज करके, V बराबर E ext इंटू आप समझ जाएंगे देखकर ही। देखो E एक्सटर्नल इंटू जिस दूरी में ये विद्युत क्षेत्र है, खाली जगह, इसलिए पहले से आपको बता दिया। हाँ भाई, थोड़ा संधारित्र को ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो ये जो आज का क्लास का, हमारे पास हर क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, जितनी भी क्लासें हुई है चैप्टर नंबर 3 की सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे बोल दे, है ना, हर डेट की रिकॉर्डिंग है। प्लस अब T1 दूरी तक कौन सा विद्युत क्षेत्र है? E1, सही बात। तो क्या करेंगे? E1 इंटू T1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी क्या है? विभवांतर। तो ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर, हमें इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक पूरा विभवांतर पता करना है। पूरा विभवांतर क्या होगा देखिए, प्लस
समझ गए ना, E2 इंटू T2, क्योंकि इतनी दूरी में कौन सा विद्युत क्षेत्र है आपने लिखा था ना, E2। इसी तरह से कंटिन्यूटी को दिखा दें, बड़ा अच्छा तरीका है, सारे पद नहीं लिखने पड़ते। अब अंतिम पद, तो En विद्युत क्षेत्र है कितनी दूरी तक, इतनी दूरी तक। अब आपको समीकरण 2 से मान रखना है पहले, केवल समीकरण 2 से, दिख रहे हैं ना ये दो वाले, इनमें मान रखना है E1 E2 En का, केवल समीकरण 2 में। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, V बराबर, आप अभी नहीं लिखें, E एक्सटर्नल देख लें तसल्ली से, एग्जाम में अगर करना पड़ जाए तो दिमाग में बैठा लें चीजों को। प्लस देखिए प्लस ही है ना, E1 की जगह देखते जाओ, E ext अपॉन K1 इंटू T1 प्लस ext अपॉन K2 इंटू T2, सही है, प्लस फिर 3 डॉट प्लस, सही बात, और यहां पर आ जाएगा ext अपॉन Kn इंटू Tn, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएं तो ठीक है, बड़ा कोष्ठक तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं। अब आप देखिए कितने पद हैं, कितने पद हैं, n+1, n पद तो ये है 1 2 n, और एक पहले से ही है। तो इन n+1 पदों में से सब में से आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, ये एक्सटर्नल कॉमन आ रहा है। अब देखिए अंदर क्या लिख सकते हैं हम, अंदर हम बड़ा कोष्ठक लगाकर d माइनस T1 प्लस T2 प्लस 3 डॉट Tn, है ना, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, सही चल रहा है, अंत में Tn अपॉन Kn, ये बड़ा कोष्ठक, सही बात। समीकरण 2 काम में ली, अब समीकरण 1 काम में ले सकते हो। समीकरण 1 क्या है, अब एक काम में ले सकते हो। तो जो क्रम है ना, पहले E फिर V वाली बात कंप्लीट हो जाएगी जैसे हम समीकरण 1 काम में लेंगे। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये बड़े कोष्ठक पूरा ऐसा का ऐसा, है ना, तो D माइनस क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल A आना था, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल A, तो ये T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn, ये तो D में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस ये ऐसा का ऐसा। बात को समझे, तो कहां से शुरू करना है, यहां से विभवांतर, समझ गए, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा। इस चौथे पद को हम समीकरण 3 नाम देंगे हमेशा की तरह, है ना, फिर आप खुद ही कर देंगे फिर तो बड़ा अच्छी राइटिंग में पूरा करें इसको, कीजिए। आपने यदि से शुरू किया था ना, ठीक है, आपके लिए चित्र वापस बनाएंगे। समीकरण 3,
हो गया समीकरण? अच्छा अभी टाइम लगेगा थोड़ा तो। तो आज वाली क्लास जैसे ही हम छोड़ेंगे, आपको आधे घंटे में लगभग आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी मिल जाएगी। ये जो लेट आए थे ना बच्चे, करीब शुरू का 10 मिनट का आप उसको देख लेना, चित्र भी बनाना उसको देखकर, है ना। समीकरण 1 तक का काम आप उसमें से कर लेना, उसके बाद आपको पीछे की बात भी समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, समीकरण 3 हो गया, लगभग सबका हो गया। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, हो गया बंद? हाँ भाई, और किसी का मोबाइल चालू हो तो बंद कर लेना पहले। समीकरण 3 के बाद लिखिए विद्युत, हो गया ना 3 तक? देखिए विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटा V, सही बात। अब हमेशा की तरह क्या लिखते हो, समीकरण 3 से मान रखने पर, V का मान रखने पर, समीकरण 3 से V का मान रखने पर C बराबर Q बटा, अब V का मान ही बहुत बड़ा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बड़ा कोष्ठक B माइनस है ना, और ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अंत में Tn अपॉन Kn बड़ा कोष्ठक बंद। Q से Q हमेशा की तरह कटेगा ही कटेगा। A एप्सिलॉन नॉट जो बटा का भी नीचे बटा में है वो अंश में आ जाएगा, और ये फाइनल फॉर्मूला आपके सामने है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बड़ा कोष्ठक B माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस, ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, T1 प्लस T2 प्लस ये जो है ना, अगर मान लो कोई ब्रैकेट नहीं लगाता है, इसका मतलब समझते हैं ना, केवल T1 ऋणात्मक है, बाकी आपने सबको जोड़ दिया घटाने की जगह, जबकि ये पूरी की पूरी मोटाई D में से घटाई जा रही है, समझ गए ना। तो ब्रैकेट आपने शायद लगाया ही होगा, T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। तो एक बड़े से टॉपिक का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो देखो कितने बड़े बड़े काम करने लग गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संधारित्र एक विशेष उपकरण, और उसमें भी आपने एन परावैद्युत पदार्थ भर भर के धारिता को बढ़ाने की कोशिश की है। कैपिटल ए क्या है भाई, जो साइंस पढ़ते हैं उन्हीं को ही पता होता है कौन क्या है। कैपिटल ए क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ओके, तो ये एक टॉपिक आपके सामने, एक क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, एक क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ भाई कर लेंगे, ये तो क्रम आपको अच्छे से पता है, इसलिए आपको ये जटिल होते हुए भी ज्यादा जटिल लगेगा नहीं। और इस दूरी के बारे में मैंने आपको अलग से इसलिए बताया क्योंकि इस दूरी में विद्युत क्षेत्र है ई एक्सटर्नल, बाकी परावैद्युत पदार्थों के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई एक्सटर्नल अपॉन परावैद्युता। तो पहली के लिए E1 बराबर था ई एक्सटर्नल अपॉन K1, दूसरी परावैद्युत पट्टिका के भीतर E2 बराबर ई एक्सटर्नल अपॉन K2। इसी तरह से
अंतिम में E एक्सटर्नल अपॉन के एन। और समीकरण 2 दे दिया था उसको हमने ग्रुप में E1 E2 एंड सो ऑन En के लिए। फिर हमने विभवांतर की बात की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो ये होता है, स्टार लगा देना, इसका रिवीजन अच्छे से करना। एग्जामिनर यही देखता है, एक पद सही लिखा है तो फिर तो समीकरण 2 से मान रखोगे, यहाँ पर E एक्सटर्नल कॉमन ले लोगे, फिर समीकरण 1 से मान रखोगे E एक्सटर्नल का, सब कुछ वैसा ही तो है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर E1 E2 En कहाँ से रखे, समीकरण 2 से, फिर E एक्सटर्नल कहाँ से रखा, समीकरण 1 से। तो ये स्टार जो लगाया ना, व्यवहांतर कैसे मिलता है, कुल व्यवहांतर, ये वाला पद सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस पद के लिए मैंने उसको चित्र को भी हटा दिया था, तो ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। देखो आपकी बुक में दिखाएं तो इन्होंने थोड़ा सा ये डायग्राम बनाया है, दिख रहा है। तो बुक में जो एप्सिलॉन टाइप का आपको दिखेगा, इन्होंने तो ऐसे दिखाया है, ऐसे। तो ये जो है ना R1, ये परावैद्युतांक है, जिसको हमने K1 कहा है ना, उसको ये सिंबल अलग ले रहे हैं, है ये परावैद्युतांक ही, परावैद्युतांक ये परावैद्युतांक के बारे में आगे भी आपको बताएंगे कि ये जो हम कहते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, और एक होता है एप्सिलॉन R, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता ही क्या कहलाती है, परावैद्युतांक। खैर ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ इतना पता होना चाहिए कि ये है निर्वात की विद्युतशीलता, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता, मात्रकहीन, क्योंकि इन दोनों का तो मात्रक समान होता है। अब दो समान राशियों का अनुपात मात्रकहीन तो होना ही है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मात्रकहीन कांस्टेंट। ओके, एक प्रश्न हम हल करते हैं, लिखिए। देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, कैपिटल C है। खड़ी पाई, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी धारिता कितनी है, C आप जानते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। खड़ी भाई, आगे लिखिए। जब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, जब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तथा प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K बराबर 6 है, कॉमा भर दिया जाए, जिसका परावैद्युतांक K बराबर 6 है, भर दिया जाए, तब इस प्रकार निर्मित नए संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तब इस प्रकार निर्मित नए संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो इधर देख लीजिए,
ये पहले वाला संधारित्र है, दोनों प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं है ना, मतलब क्या है, या तो निर्वात है या फिर वायु है, एयर है। तो इसकी धारिता कितनी कह रहे हैं, इसकी धारिता है c। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर पहले d थी तो बाद में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी, पहले की आधी। ये वही संधारित्र है, बस प्लेटों के बीच की दूरी पहले की कितनी कर दी, आधी कर दी। और पूरे आयतन में क्या भर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना है, k बराबर 6। अब इसकी नई धारिता कितनी होगी c डैश, पहले वाली c है, नई धारिता कितनी होगी, एक नंबर का ही प्रश्न है ये, सोचिए कितनी होगी। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दें आपको, है ना, 6 का पहाड़ा ही पढ़ देता हूं मैं। 6c, b 12c, c 18c, d 24c। 6 गुना हो जाएगी, 12 गुना हो जाएगी, 18 गुना हो जाएगी, या 24 गुना हो जाएगी। आपने क्या किए, आपने दो काम किए, थोड़ा आराम से सोचो, है ना, मतलब समझ लो आपको करना ही नहीं है सवाल, टेंशन कम हो जाती है, आपको करना ही नहीं है सवाल, है ना, आराम से सोचो। पहले क्या है, संधारित्र की धारिता c, बीच में एयर लिखा है ना, वायु, मतलब कुछ भी नहीं है, तो c का सूत्र क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट बटा d। प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदला, d की जगह क्या हो गया, d/2, आधी। तो जब d की जगह d/2 हो जाएगा, c डैश बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, तो बटा का भी नीचे बटा ऊपर आएगा। साथ में अब जो आधी जगह है उसमें भी क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ ऑफ कांस्टेंट k। तो ये दो ऊपर आएगा, क्या ऊपर आ जाएगा ना, k का मान कितना है, तो आंसर क्या होगा, सही बात है ना। तो दो काम किए, पहले तो दूरी आधी की, दूरी आधी करने से धारिता दुगनी हो जाती है। अब आधी जगह में भी क्या भर दिया, है ना, 6 परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक 6 का माध्यम, तो 6 गुना और हो जाएगी। तो पहले दुगनी हुई फिर 6 गुना हुई, तो कितनी गुना हो गई, 12 गुना। सही बात है ना, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो आप पूर्व की स्थिति ऐसा चित्र बना दो, पहले की स्थिति, बाद की स्थिति। और मैंने यहाँ पर c डैश का फॉर्मूला लिखा है, मैंने यहाँ पर c का भी फॉर्मूला लिखा है। तो पहले वाली स्थिति में c का सूत्र लिख देना चित्र के साथ, दूसरी वाली स्थिति में भी c डैश का सूत्र लिख देना। और यहाँ पर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d क्या है, c, ये हो जाएगा 2 गुणा 6 गुणा c, तो c डैश बराबर आ गया 12c। ये ऊपर चल रहा है, आप सीधा लिख देना। तो 3 चरणों में आंसर आ गया। इसको मैं समीकरण 1 पहले देता हूँ, पहले की स्थिति। तो समीकरण 1 काम में ली, देखो ये c जो लिखा है किसकी जगह लिखा है, एक मिनट देख लो, ये c जो लिखा है किसकी जगह लिखा है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसकी जगह क्या लिखा गया है, c लिखा है ना। और 2 गुणा 6 12, क्योंकि एग्जाम में मान लो आपको आंसर तो आ गया, कंपटीशन एग्जाम में तो सॉल्व नहीं करना पड़ता, दिमाग में सोचा और वहां तो मार्क करना होता है। बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा लिखना भी पड़ता है ना, तो कुछ पद आपके सामने है, पहले वाली स्थिति, बाद वाली स्थिति, बाद वाली स्थिति में धारिता अपने आप आ गई 12c। ऐसे भी प्रश्न होते हैं। अब आपकी किताब का एक प्रश्न आपसे करवाते हैं। ये जो आप बड़ा सा सूत्र देख रहे हैं ना, इधर देखो किताब में दिख रहा है, ये ऊपर ही ऊपर, इसकी व्युत्पत्ति की हमने आज। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर आधारित खूब प्रश्न किताब है।
हो गया ना ये? चलो आप ऐसे ही बताओ, अति लघुत्तरात्मक में पहला प्रश्न है, जैसे 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना, लिखा हुआ है पहला प्रश्न, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी? क्या दिक्कत है? करेगी ना। धारिता कितनी हो जाएगी? आधी। प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दोगे तो धारिता आधी रह जाएगी, संधारित्र तो रहेगा, है ना। किसी चालक की धारिता का मान किन कारणों पर निर्भर करता है? किसी चालक की विद्युत धारिता का मान किस पर निर्भर करता है? चालक के विभव पर, और ज्यादा गहराई में जाओ तो उसके आकार पर। आकार बड़ा, धारिता ज्यादा। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? ये हमने निकाली थी ना, 711, या गलत बोल रहा हूं? 711 माइक्रोफैरड ये कह रहे हैं। चौथा प्रश्न, पृथ्वी को एक चालक गोला मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। ये तो ठीक है। देखो एक और लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य d दूरी है। यदि d/2 मोटाई की कोई धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको धातु के लिए k का मान बताया था क्या? नहीं ना। तो ये जो k होता है ना, परावैद्युतांक, वायु के लिए 1 होता है, निर्वात के लिए भी 1 होता है। वायु और निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, और परावैद्युत पदार्थों के लिए k का मान 1 से ज्यादा होता है। धातु के लिए k का मान कितना होता है? अनंत। अनंत। क्यों अनंत होता है? तो आपको थोड़ा सा पीछे सोचना है कि k बराबर क्या होता है। तो k बराबर होता है लगाया गया विद्युत क्षेत्र बटा पदार्थ के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र। पदार्थ के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अगर पदार्थ धातु हो तो धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। आपने देखा ना, एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। तो अगर भीतर विद्युत क्षेत्र 0 है तो k का मान कितना मिलेगा भाई? अगर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो, है ना। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु को जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विपरीत दिशा में, और विपरीत पृष्ठों पर इतना विद्युत आवेश आ जाता है कि अंदर प्रेरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र लगाए गए विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता है। और ये जो नीचे हम E लिखते हैं ना, E, ये E क्या होता है? लगाया गया विद्युत क्षेत्र और प्रेरण के कारण या ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो धातु के अंदर EP का मान E एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है। याद है ना कुछ? अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि धातु का टुकड़ा है ना, और इस पर क्या लगाया गया है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से दिखाते हैं हम, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चूंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और उतना ही धनावेश यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तब तक इकट्ठा होते हैं जब तक भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो जाए। अगर थोड़ा भी विद्युत क्षेत्र हुआ, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा और बल की कारण वो गति करेंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते रहते हैं जब तक परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो जाए। धातुओं के लिए तो ध्यान रखना, धातुओं में विद्युत क्षेत्र 0 होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसलिए धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत। परिभाषा है ना, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? अनंत। कॉपी के टॉप पर लिखो, धातुओं का, है ना, नोट करके साफ सुथरा लिख देना, धातुओं का परावैद्युतांक ब्रैकेट में कैपिटल के, धातुओं का परावैद्युतांक ब्रैकेट में कैपिटल के अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कैपिटल के अनंत होता है। अनंत होता है ना। और उसका कारण क्या है? तो मैंने कारण बताया, बाह्य विद्युत क्षेत्र में धातु के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 रहता है, और इस सूत्र से जब k निकालते हैं तो अनंत आता है। ओके, अब ये जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं कि एक संधारित्र है,
जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, ठीक है। और प्लेटों के मध्य में एक धातु की प्लेट रख दी और इस धातु की प्लेट की मोटाई कितनी है, d/2। अब पूछ रहे हैं संधारित्र की धारिता कितनी होगी, संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो आपको आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे रहे तो धारिता क्या बताइए, आपको धीरे धीरे सूत्र याद होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T ब्रैकेट T अपॉन K प्लस T अपॉन K। देख लो सूत्र यही है, आंशिक रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो अब T की जगह d/2, मोटाई कितनी है और K का मान अनंत, तो आप देखेंगे धारिता दुगनी हो जाएगी। मान रख के देखें, देखिए पहले धारिता है, मान लेते हैं C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये पहले धारिता थी जब कोई धातु की पट्टिका नहीं रखी थी जिसकी मोटाई d/2 है। तो ये d/2 किसका मान है, T का मान ही तो है, मोटाई, और K का मान क्या होगा इसके लिए, अनंत, धातु की है ना इसलिए। तो इस सूत्र में मान रखें तो C क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस d/2 प्लस 0, T की जगह d/2 और 1 अपॉन T अपॉन अनंत 0, मतलब T की जगह d/2 बटा अनंत 0 होगा। किसी में भी अनंत का भाग लगाएंगे, D माइनस d/2 कितना होगा, सीधी सी बात, एक माइनस आधा आधा ही तो होता है, और ये आधा कहाँ आ जाएगा, ऊपर होके डबल हो जाएगा, तो पहले की दुगनी हो गई ना। तो इसमें प्रश्न संख्या है 15, एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है 35। यदि d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता दुगनी हो जाएगी। 15वें का आंसर देख लेते हैं, अति लघुत्रात्मक के तो आंसर है इसमें। 15वें का आंसर है धारिता दुगनी हो जाएगी, धारिता दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो कल हम इसके आगे वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संधारित्रों का संयोजन। थोड़ा सुन लो, आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ओम का नियम, ये सब ये आप 12th में भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले तीसरे चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। कोई मुझे बताओ प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, इस तरह से करते हैं ना। संधारित्र प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, सूत्र क्या आता है, 1/R बराबर 1/R2, इस तरह से करते हो ना, करते हो। मुझे बताओ प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्यों करते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, चित्र बताता हूं आपको, शायद याद आ जाए, ऐसे ऐसे दिखाते हो ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन करते हैं और आप आंसर निकालते हैं। मैं तो बेसिक बात पूछ रहा हूं कि संयोजन करते ही क्यों है, आंसर निकालने के लिए। ये मैं बहुत सालों से पूछ रहा हूँ, 8-10 साल हो गए, हर साल पूछता हूँ ये प्रश्न। आपके कोई बड़े भाई बहन हो तो पूछना उनसे, उनको याद आ जाएगा शायद। हाँ भाई बताओ, अभी टाइम है, 5 मिनट सोच लो आप। 10th क्लास में अभी भी देखना आपकी किताब में, रजिस्टर में आपने अपने हाथ से आंसर निकाले हुए होंगे, लघुत्तम लेके फिर रेसिप्रोकल करके आंसर आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ करते ही क्यों है, आपने खूब काम कर लिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों किया था। स्कूल में टीचर्स ने कहा था करो, तो आपको पूछना चाहिए ना कि हम करते क्यों। जैसे हम संधारित्र की बात कर रहे थे, आवेशों को संचित करने के लिए बकायदा काम आते हैं, कैसे धारिता बढ़ती है, सब कुछ। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। कहीं भी ज्यादा विद्युत धारा आ रही है और उपकरण को कम चाहिए, बीच में लगा देते हैं प्रतिरोध, है ना, आवश्यकता के अनुसार कितना चाहिए लगा देते हैं। संयोजन क्यों करते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, वही आंसर निकालने की, नंबर लाने के लिए।
हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, पहले हम संयोजन करते हैं, आंसर निकालते हैं, बस खत्म बात। आप सोचिए ना थोड़ा सा, क्यों करते हैं? अगर आपके पास सरल उदाहरण से बताता हूं, 3 प्रतिरोध हैं। कितने हैं? 3 प्रतिरोध हैं, तीनों का मान है 2 ओम 2 ओम 2। ठीक है, हमको कहीं 2 ओम की आवश्यकता ही नहीं है। एक ऐसा परिपथ है जिसमें मुझे धारा को नियंत्रित करने के लिए 6 ओम की आवश्यकता है। मैं तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, मुझे 6 ओम मिल जाएगा, है ना? सही बात है ना? एक और उदाहरण समझो, मुझे एक ऐसा परिपथ है जहां कम प्रतिरोध चाहिए, मुझे 1 ओम प्रतिरोध ही चाहिए, और मेरे पास 1 ओम प्रतिरोध है ही नहीं, मेरे पास तो 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तो मैं इनमें से 2 प्रतिरोधों को चुनूंगा और समांतर क्रम में जोड़ दूंगा, मुझे तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा? 1 ओम। तो पता लग रहा है क्यों करते हैं? जरूरत पड़ती है इसलिए करते हैं। तो आंसर है, आवश्यकता के अनुसार विद्युत प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कभी कभी पॉइंटों में चाहिए तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का संयोजन साथ में भी होता है ना? हाँ, अब मुझे पूरा नहीं बताना, जब हम कल संधारित्रों का संयोजन करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों करते हैं, तो आप बता दोगे ना? बोलो। आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए, कहीं ज्यादा धारिता चाहिए तो देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।